नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ईरान को इस युद्ध के दौरान, जो 38-40 दिन का युद्ध चला है, इस दौरान एक नया घातक हथियार मिल गया है। पहले उसके पास एक था, अब दो हो गए। जरा पहले को समझ लीजिए। पहला है परमाणु हथियार बनाने की कोशिश, यूरेनियम का एनरिचमेंट। ईरान लगातार कहता रहा है। 2015 में जब समझौता हुआ अमेरिका से, बराक ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति थे और ईरान को इन कार्यक्रमों को रोकने के लिए के एवज में $150 बिलियन की मदद दी थी अमेरिका ने, कि आप यूरेनियम का इस्तेमाल जो है, परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण कार्यों यानी एनर्जी के लिए करेंगे। और एनर्जी के लिए और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करने के लिए आपको उसके 60% एनरिचमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो ईरान ने कर लिया है। अब परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट की ज़रूरत होती है, जो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही ईरान परमाणु हथियार संपन्न हो जाएगा, पूरे मिडिल ईस्ट का दादा हो जाएगा। पूरे मिडिल ईस्ट के लिए वो सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा, जिस खतरे का सामना करना पूरी दुनिया के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन इस बीच में, इस लड़ाई के दौरान, एक नया घातक हथियार खोज लिया, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये हथियार ऐसा है, ये बम ऐसा है जो किसी को मारता नहीं, लेकिन किसी को जीने नहीं देता। इसका असर इजराइल और अमेरिका पर नहीं होता है, इसका असर दुनिया के बाकी देशों पर होता है। सबसे पहले खाड़ी के देशों पर होता है, फिर दुनिया में जितने लोग, जितने भी देश ऑयल और गैस पर निर्भर हैं, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट इस पर निर्भर है, वो सब प्रभावित होंगे। वो चाहे यूरोप के देश हो, चाहे चीन हो, या किसी भी देश का आप नाम लीजिए, रूस को छोड़ दीजिए सिर्फ, और कुछ हद तक अमेरिका को छोड़ दीजिए, क्योंकि वेनेजुएला के ऑयल पर कब्जे के बाद अमेरिका भी जो है उस तरह से निर्भर नहीं रह गया है। तो ऐसे में ईरान को लग रहा है कि उसके पास ऐसा हथियार मिल गया है कि वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता है। जब चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा, और दूसरा, इस हथियार के जरिए वो पैसा भी कमा सकता है। वो कह रहा है $200 मिलियन पर शिप वो जो है टोल टैक्स लगाएगा। अब ये जो वाटरवेज है, इंटरनेशनल वाटरवेज, ये दुनिया में एक समझौता है सभी देशों के बीच में कि ये फ्री हैं सबके लिए। आवागमन के लिए हर देश स्वतंत्र है, यहाँ किसी देश का कब्जा नहीं है, कोई देश रोक नहीं सकता, और टोल लगाने की तो बात ही नहीं है। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगेगा तो बाकी जो वाटरवेज हैं दुनिया में, उन पर क्यों नहीं लगेगा? उनकी ओर से भी मांग शुरू हो जाएगी। फिर दुनिया कहाँ जाकर रुकेगी, इसका अंदाज़ा लगाइए। दूसरी बात, इस 38-40 दिन के युद्ध में इजराइल और अमेरिका ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको पाने में सफल नहीं हुए। ये 2 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा हुई है। मेरा मानना है कि दोनों पक्ष थकने लगे थे और उनको आराम करने के लिए कुछ समय चाहिए था। अब वो लगातार, मतलब 2 हफ्ता जो है, उसका इस्तेमाल करेंगे इस युद्ध विराम को तोड़ने के लिए, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहला बहाना बनाया है ईरान ने हिजबुल्लाह को लेकर, लेबनान को लेकर। इस समझौते में अमेरिका और इजराइल दोनों कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह या लेबनान का कोई जिक्र नहीं था। लड़ाई अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में थी। तो पहले ईरान ने जो है खाड़ी के देशों को इन्वॉल्व किया। हिजबुल्लाह उसका प्रॉक्सी है। अब आप देखिए, दुनिया के अगर किसी देश के पास जो आतंकवादी प्रॉक्सीज तैयार करता हो, इस्लामी जिहादी तैयार करता हो, तो ईरान ने कितने किए हैं? बड़े की सिर्फ गिनती कर सकते हैं, जो छोटे छोटे हैं उनको छोड़ दीजिए। वैसे तो उनका IRGC भी वही है, बसीज वही है, हिजबुल्लाह है, हमास है, हूती है, इराक में शिया मिलिशिया है, उसके अलावा उनकी सीमा पर जो कुर्द है वो मिलिशिया है। इन सबको फंड करता है ईरान, पैसा देता है, इनकी सुरक्षा की गारंटी लेता है। अब ईरान इस युद्ध विराम में क्या कह रहा है कि हमारे ऊपर हमला मत कीजिए। ठीक बात है, अगर युद्ध विराम हुआ है तो हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि हमारे जो प्रॉक्सीज हैं, जो आतंकवादी संगठन हमने खड़े किए हैं, पाला पोसा है, उनकी भी सुरक्षा की गारंटी दीजिए।
इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है लेबनान पर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, और सिविलियन इलाकों में भी किया है। तो उस 254 लोग मारे गए हैं इस हमले में। ईरान कह रहा है कि ये समझौते का हिस्सा था कि आप लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेंगे। अमेरिका और इजराइल लगातार मना कर रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने साफ साफ कहा कि लेबनान कभी इस समझौते का, यानी युद्ध विराम समझौते का हिस्सा नहीं था और वो होगा भी नहीं। दूसरी बात जो अमेरिका बड़े स्पष्ट रूप में कह रहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। ईरान के पास परमाणु हथियार होने का मतलब है अब ये मामला केवल, और उसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका जो अवैध कब्जा है, उन दोनों को मिला दीजिए तो ये अब इजराइल और खाड़ी के देशों की सुरक्षा की चिंता से बड़ा मुद्दा हो गया है। ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरे का मुद्दा हो गया है। परमाणु हथियार संपन्न ईरान हिटलर से भी, मेरा कहना है, कई हजार गुना बड़ा खतरा होगा दुनिया के लिए। हिटलर के पास जो है वो ड्रोन नहीं थे, उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम नहीं था, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी, जो सब ईरान के पास है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते, जिस रिजीम ने पिछले 46-47 साल में अपने ही देश के लाखों लोगों को मार दिया हो, वो शांति की बात करे, समझौते की बात करे, उसकी बात पर कितना विश्वास किया जा सकता है? जब उसको अपने देश के लोगों पर भरोसा नहीं है और उसके देश के लोगों को उस पर भरोसा नहीं है। अगर इस समय ईरान के लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि वो इस रिजीम के समर्थक हो गए हैं। वो इसलिए कि अमेरिका और इजराइल हमला कर रहे हैं उनके देश पर, उनके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, उनके देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसलिए वो सरकार के विरोध में नहीं है, वो इजराइल और अमेरिका के विरोध में है। इसलिए वो सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि उसका मतलब माना जाएगा कि वो इजराइल और अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ईरान जिन मुद्दों पर अड़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि उन मुद्दों के आधार पर कोई युद्ध विराम हो सकता है। कि ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कब्जा होगा, उस पर वो टोल लगाएगा। दूसरी बात, वो कह रहा है कि उसके यूरेनियम के एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोका नहीं जाएगा। मतलब उसका साफ है, ईरान कह रहा है कि हमको परमाणु बम बनाने से मत रोकिए। तीसरा कह रहा है हमारी जो प्रॉक्सीज हैं, जो हमने आतंकवादी संगठन तैयार किए हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी दीजिए, लेकिन हम किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं देंगे। उसने अब भी खाड़ी के देशों पर हमला किया है। ईरान अगर परमाणु संपन्न बन गया तो आप समझिए कि खाड़ी देशों का अस्तित्व कब तक रहेगा, ये बताना मुश्किल है। अब ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं रह गया है। पहले ईरान इस बात से इनकार करता था कि वो परमाणु हथियार बनाना चाहता है। पहले उसका कहना था कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो सिर्फ उसकी एनर्जी की, ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए है, शांतिपूर्ण उपयोग के लिए ज़रूरी है। अब उसने ये आवरण हटा दिया है। अब वो सीधे शब्दों में उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन सीधे सीधे कह रहा है कि हम परमाणु हथियार बनाएंगे, और हमको परमाणु हथियार बनाने से रोका तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमानेंट बंद कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया परेशान होगी। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है मंदी में चली जाएगी। तो अब ये मामला इजराइल और अमेरिका तक सीमित नहीं रह गया है। दुनिया के बाकी देशों को ये तय करना पड़ेगा कि क्या वो एक आतंकवादी देश की रिजीम के साथ है या उसके विरोध में है। क्या वो एक आतंकवादी रिजीम को परमाणु हथियार संपन्न होने देना चाहते हैं या उससे रोकना चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल वाटरवेज, जिससे दुनिया की 20% एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, उसको एक ऐसे देश के हवाले कर दिया जाए जो किसी के सुनने को तैयार ना हो, जो परमाणु हथियार बनाने को तैयार हो, जो उस रास्ते से किसी को गुजरने ना दे, और कोई गुजरे तो उस पर हमला करे। ये फैसला जो है अब अमेरिका और इजराइल का मामला नहीं रह गया है, ये पूरी दुनिया की आर्थिक सुरक्षा का मामला हो गया है। और पहले मैंने जैसा कहा कि इजराइल और खाड़ी के देशों के अस्तित्व का सवाल हो गया है, उनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है ये।
तो ऐसे में इस मुद्दे का हल ईरान की शर्तों पर तो किसी हालत में नहीं हो सकता। ये युद्ध विराम ईरान की शर्तों पर हो ही नहीं सकता। ईरान जो चाहता है उसका मतलब है कि अगर उसको मान लिया जाए तो ईरान को सर्वशक्तिमान बना देना, उस पूरे इलाके पर ईरान का प्रभुत्व कायम करना, स्वीकार कर लेना। क्या दुनिया को ये मंजूर होगा? क्या खाड़ी के देशों को ये मंजूर होगा? इजराइल और अमेरिका को तो नहीं होगा, लेकिन इसमें भूमिका दूसरे देशों की आती है। क्या यूरोप के देश इसको बर्दाश्त करेंगे? और ईरान के इतना ताकतवर होने का मतलब है चीन का और ताकतवर हो जाना। चीन का ताकतवर होना कितने देशों के लिए फ़ायदेमंद है, ये दुनिया के बाकी देशों को सोचना पड़ेगा। चीन ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को बनाया, चलाया, बढ़ाया, पैसा दिया, टेक्नोलॉजी दी, सामान दिया। पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश, हालांकि उसके परमाणु हथियार संपन्न बनने में अमेरिका का भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अमेरिका अपने रणनीतिक हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता रहा है। इससे जो है अमेरिका पाक साफ नहीं हो जाता, वो सारे आरोपों दोषों से मुक्त नहीं हो जाता। लेकिन अमेरिका ने ये गलती की, इसलिए पूरी दुनिया ईरान की गलती को जो है या ईरान के इस रवैये को स्वीकार कर ले, ये तर्क कैसे चल सकता है? और ईरान पाकिस्तान का हमेशा समर्थन करता रहा है। ईरान कश्मीर में जो शिया मुसलमान हैं कारगिल में, उनको फंडिंग करता है। ये शिया मुसलमान कारगिल में और दूसरे हिस्सों में बौद्धों को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि भारत का रवैया इस पर क्या होगा? तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अगर दुनिया को तबाही के रास्ते से बचाना है, ख़ासतौर से अभी केवल आर्थिक तबाही की बात करते हैं, तो ईरान को रोकना पड़ेगा। ईरान को अगर रोका नहीं गया तो दुनिया में आर्थिक तबाही का आना तय है। सवाल इस बात का नहीं है कि आएगी कि नहीं, सवाल यह है कि कब आएगी, और वो निर्भर करेगा कि ईरान इस प्रक्रिया को कितनी जल्दी, कितनी तेजी से पूरा करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का परमानेंट बंद हो जाना लंबे समय तक ये दुनिया में बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस का कारण बनेगा। अब दुनिया के बाकी देशों को तय करना है कि क्या वो इससे निपटने के लिए तैयार हैं, क्या वो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। दुनिया में किसी आतंकवादी रिजीम को नहीं पनपने देना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए। ये सवाल अमेरिका का नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है, इजराइल का नहीं है, नेतन्याहू का नहीं है। ये सवाल बाकी दुनिया के अस्तित्व का है, और फिर कह रहा हूं खासतौर से आर्थिक अस्तित्व का। ईरान पूरी दुनिया के आर्थिक अस्तित्व, खासतौर से एनर्जी की जो ज़रूरत है दुनिया भर के देशों की, उसके लिए खतरा बन रहा है। उस खतरे को केवल क्या इसलिए इग्नोर कर देगी दुनिया कि वो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल और नेतन्याहू को पसंद नहीं करते। अब ये फैसला लेने का समय आ गया है। तय करना पड़ेगा, या तो अपनी तबाही को न्योता दीजिए या उसको रोकने के लिए सब लोग एक साथ खड़े हो जाइए। समय बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा है, और आप मानकर चलिए कि ये जो युद्ध विराम है ये चलने वाला नहीं है। इसके संकेत जो है पहले दिन से ही मिलने लगे। यहां भी सवाल ये नहीं है कि ये टिकेगा कि नहीं, सवाल ये है कब तक टिकेगा। वैसे तो आप देखें तो युद्ध विराम टिका नहीं, सिर्फ इतना ही हुआ है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बंद कर दिया है, और ईरान ने जो है वो इजराइल पर हमले बंद कर दिए। उसके अलावा युद्ध विराम से जो अपेक्षा थी वैसा कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहली अपेक्षा थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, वो पूरी तरह से फ्री होगा पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के एनर्जी के आवागमन के लिए। कुछ घंटे के लिए ईरान ने खोला, फिर बंद कर दिया। इस दौरान सिर्फ 6 शिप गुजरे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। जब युद्ध चल रहा था तो इससे ज़्यादा जा रहे थे। तो इससे आप ईरान का इरादा समझ लीजिए। बंदर के हाथ में जैसे उस तरह लग जाए, वैसे ईरान के हाथ में ये हॉर्मुज स्ट्रेट का कार्ड उसके हाथ लग गया है। उसका जो इस्तेमाल कर रहा है, उसको लग रहा है कि पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसकी वजह से हमारे दबाव में आ गई है। लेकिन अल्टीमेटली इसका नुकसान ईरान को होगा।
लेकिन वो तभी होगा जब दुनिया के बाकी देश तय कर लेंगे कि अब बस बहुत हो गया, इसको रोकना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।